हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो वो सारे फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी ना किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, यानी कि एग्जांपल हमने लिया डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, अब हमने दो केसेस ले लिए इसके लिए। फर्स्ट केस हमने लिया कि शुगर को डिसॉल्व करवाया जा रहा है, बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स लिए शुगर के। फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड का मीनिंग कि बिल्कुल हमने उसको पीस दिया, चूरा बना लिया बिल्कुल। ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड शुगर ली हमने एक बार, और एक बार हमने शुगर के क्रिस्टल्स लिए। तो ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो खुद ही, और हमने ये चीज कई बार ऑब्जर्व भी करी होगी घर में कि जब हम बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड शुगर लेते हैं तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर शुगर के क्रिस्टल्स लेते हो तो आपको खुद उसको स्टिर करना पड़ता है, एनर्जी काफी लगती है, टाइम काफी लगता है। तो दो केसेस हमारे पास, एक बार हमने शुगर का क्रिस्टल लिया, एक ये लिया। हम इस केस में देख रहे हैं रेट ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि फाइनली डिवाइडेड यानी बिल्कुल उसको तोड़ने के बाद आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है? तो वो एक फैक्टर को समझाता है। ठीक है, ऐसे ही शुगर क्रिस्टल जो हमने ले रखे हैं, हमने दो केसेस इसमें फर्दर बना लिए। एक बार हमने शुगर के क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व करा, और एक बार लो टेम्परेचर पे डिसॉल्व करा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हाई टेम्परेचर पे रेट ज्यादा होगा। तो ये किसके इफेक्ट को समझाता है? टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो ये चीजें जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो कि हाँ, एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज हम करते हैं बाय चेंजिंग देयर एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने क्या करा, उसको तोड़ दिया, या हमने क्या करा, उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। तो हर एक इफेक्ट, हर एक फैक्टर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन को वो अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इफेक्ट को हम समझते हैं, विच इज नेचर। ठीक है, सबसे पहले इफेक्ट को देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट इज नेचर। तो देखिए, नेचर के अंदर हम लोगों को ये नहीं पढ़ना कि केमिकल रिएक्शन के रेट को हम इंक्रीज या डिक्रीज नेचर की हेल्प से कैसे करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि नेचर एक्चुअली में हर एक केमिकल रिएक्शन का डिफरेंट क्यों है। मतलब कि एक, अगर आप दो केमिकल रिएक्शन देखते हो, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हैं, तब भी दोनों की स्पीड डिफरेंट है। क्यों हम एक केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे कि इस टाइप की रिएक्शन सारी सेम स्पीड से चल रही है, इस टाइप की सारी डिफरेंट स्पीड से चलती हैं? हर एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड एक डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसके नेचर से हम समझेंगे इस चीज को। जैसे यहां पर भी हम एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3Cl प्लस KCN gives CH3CN plus KCl, and second reaction is CH3I। ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो ये वाली रिएक्शन, हेलो एल्केन वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां देखिए, इस रिएक्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? ये आपने हेलो एल्केन्स ले रखे हैं, आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो कैसे? Cl ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है बाय Cn। ठीक है, आयोडीन ग्रुप रिप्लेस हो रहा है बाय Cn, यहां Cn आ गया। तो रिएक्शन सिमिलर है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है Cl और आयोडीन। बट जब रिएक्शन को हमने ऑब्जर्व करा अच्छे से, तो हमने ये देखा कंपैरेटिवली ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन स्लो है। तो दोनों का जो रिएक्शन का रेट है वो अलग है।
तो अलग क्यों हुआ दोनों का रेट? तो अलग होने का एक सिंपल सा रीजन होता है कि हर केमिकल रिएक्शन के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लगती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज होती है नए बॉन्ड्स को बनाने के लिए। और यही एनर्जी लगने में टाइम कंज्यूम हो जाता है। जैसे यहां पर, सॉरी मैंने ना यहां इफेक्ट उल्टा लिख दिया, ये फास्ट रिएक्शन है और ये रिएक्शन स्लो है, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहां पे जो CH3Cl है, ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है और ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है। तो इस बॉन्ड को टूटने में टाइम लगा, इसलिए ये कंपैरेटिवली स्लो थी, और इस बॉन्ड को टूटने में कम टाइम लगा, कम एनर्जी लग रही है, तो ये रिएक्शन फास्ट है। तो नेचर के इफेक्ट में हम लोग क्या समझते हैं, हम ये बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। रीजन क्या आता है? रीजन आता है बिकॉज डिफरेंस इन एनर्जीज। कौन से एनर्जी में डिफरेंस है? दो टाइप की एनर्जी, एक ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड हैं उनको तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर होगी, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। या आप इस तरीके से बोल सकते हो ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसमें जो एनर्जी लगेगी वो डिफरेंट होती है, इसीलिए हर केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो आपको डिफरेंट दिखेगी, ठीक है, चाहे वो सिमिलर रिएक्शन क्यों ना हो। तो ये रिएक्शंस आप ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हो, उसके अंदर रेट भी पढ़ते हो कि आयोडीन के साथ करोगे तो सबसे फास्ट होगी, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन की सबसे स्लो दिखा देते हो आप, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हो नेचर के इफेक्ट में, कि हर रिएक्शन के बॉन्ड को तोड़ने में डिफरेंट एनर्जी लगती है, बॉन्ड के बनने में डिफरेंट एनर्जी लगती है, इसीलिए उसका रेट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया नेचर का इफेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं टेम्परेचर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहां से क्वेश्चंस काफी, आप डाउट्स काफी बनते हैं आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो चीज आपने पढ़ी होती है थोड़ा सा आपको लगता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये चीज, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कैसे हम समझेंगे, वो हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेशन क्या हमने देखी टेम्परेचर के अंदर, बहुत सिंपल सी चीज कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब यही एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट आपको लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आपने ना इक्विलिब्रियम में एक लाइन पढ़ी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर फेवर करता है, एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर फेवर करता है। तो यही चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि एक्सोथर्मिक में लो बोला है टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर ही होना चाहिए रेट के लिए भी, मतलब टेम्परेचर घटाना ही चाहिए हमें एक्सोथर्मिक के लिए भी। बट ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पे, ये लाइन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये दोनों के लिए है, किस किस के लिए? फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, दोनों के लिए ही टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा ही, ठीक है। कंफ्यूजन कहां होती है आप लोगों को, उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन आप लोगों को ये होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखो एंडोथर्मिक तो फेवर कर ही रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट एक्सोथर्मिक में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि लो टेम्परेचर फेवर, बट ना ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है। लो टेम्परेचर फेवर किसको फेवर करता है? वो ज्यादा प्रोडक्ट अमाउंट को फेवर करता है, वो रेट को फेवर नहीं करता। मींस इसका मीनिंग क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ए गिव्स बी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, डेल्टा एच इस रिएक्शन का नेगेटिव है, ओके। ए गिव्स बी,
सपोज करते हैं कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है टेम्परेचर 280 केल्विन पे, ठीक है। 280 केल्विन पे आपने ये देखा कि ये रिएक्शन हुई, ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद आपको 50% प्रोडक्ट मिला। 50% प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप जब रिएक्शन करवाते हो तो एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाती है जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कोई भी रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, कुछ 10% तक ही जाएगी, कुछ 20% ही प्रोडक्ट बनाएगी, कुछ 30% ही बनाएगी। तो हर रिएक्शन का एक सेपरेटली डिफरेंट टाइप का इक्विलिब्रियम सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। तो हमने मान लिया कि ये रिएक्शन जो है 50% पे इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेती है, और इस रिएक्शन को होने में 1 घंटा लगा, 1 आवर। तीन हमने वेरिएबल्स लिए, ध्यान से देखना। हमने देखा कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं, उसका एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट कितना बना, अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और ये क्या है, कितना टाइम लगा। इससे आप रेट का पता लगाओगे, इससे आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का पता लगाओगे, और इससे टेम्परेचर का पता लगाओगे। अब हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर 290 केल्विन करा। अब यहां से इफेक्ट समझना, एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर फेवर का मतलब क्या है। लो टेम्परेचर फेवर का मतलब है कि जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट घटता रहेगा। यानी कि आपने ली चैटले प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, पहले 50% प्रोडक्ट मिल रहा था आपको, अब सिर्फ 40% पर ही इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही रहेगी। इस स्टेटमेंट ने क्या बोला है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस आप ये टाइम, हाँ, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि टाइम जो रिएक्शन को होने में पहले 1 घंटा लग रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में रिएक्शन हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर का मतलब यहां पे क्या है, लो टेम्परेचर फेवर का मतलब क्या है, अमाउंट को रिलेट कर रहा है। ये लो टेम्परेचर फेवर अमाउंट को करता है, ठीक है, कि अमाउंट जो है वो घट जाएगा। लेकिन हमारा फायदा है, अभी भी फायदा क्यों है, देखना। हमने अमाउंट कम बनाया लेकिन रिएक्शन 30 मिनट में करवा दी। अगर आप कोई रिएक्शन 30 मिनट में करवाते हो जो 1 घंटे में हो रही थी, तो 1 घंटे में 2 रिएक्शंस करवा सकते हो। 1 घंटे में अगर मैं यही रिएक्शन 2 बार करवाऊं तो मेरे को प्रोडक्ट भी ज्यादा मिल जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी। जो 40% प्रोडक्ट मिल रहा था, मैंने फिर से एक और बार रिएक्शन करवा दी और मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर मैं कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोडक्ट बना पाऊंगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा जाता है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हेबर्स प्रोसेस आपने क्लास 11th में पढ़ा है, हेबर्स प्रोसेस। उसके अंदर आप पढ़ते हो कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और लो टेम्परेचर फेवर करता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन टेम्परेचर क्या लेते हो इसके अंदर, 700 केल्विन लेते हो। तब हमारे मन में डाउट नहीं आया कि 700 क्यों लिया, ये तो लो टेम्परेचर फेवर करता है, टेम्परेचर को कम करना चाहिए, टेम्परेचर इतना बढ़ा क्यों दिया। बढ़ाते इसलिए ही हैं क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्ट बनाना, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनाना ये हमारा एम नहीं था। हमारा एम था जल्दी प्रोडक्ट बनाना। इस मेथड से हमने जल्दी प्रोडक्ट बना लिया। जितना जल्दी बनाओगे उतनी ज्यादा रिएक्शंस करवा सकते हो। तो कंपैरेटिवली हमने हाई टेम्परेचर लिया, ऑल्दो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी और लो टेम्परेचर इसको फेवर करता है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझते हुए चलनी है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है अगर आप बढ़ाते हो, ध्यान से इस चीज को नोट डाउन कर लेना, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट घट जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है कि इक्विलिब्रियम में अलग पढ़ाई जाती है चीज, यहां अलग पढ़ाई जाती है, तो अब वो चीज बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो रेट को हम समझाते हुए बोल रहे हैं। जो इक्विलिब्रियम में पढ़ा था वो अमाउंट के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा था। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करी जाए
तो उसके लिए तो टेम्परेचर का इंक्रीज बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम ने बोला अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और काइनेटिक्स ने बोला रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो ना, कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसमें देखना टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा 300 और कई हजारों में ले जाते हैं टेम्परेचर। क्यों ले जा रहे हैं? बिकॉज हमारा फायदा है, प्रोडक्ट भी ज्यादा बन रहा है, टाइम भी कम लग रहा है। एंडोथर्मिक में थोड़ा, एक्सोथर्मिक में थोड़ा सोचना पड़ता है कि प्रोडक्ट कहीं इतना ही कम ना हो जाए कि हमारा रिएक्शन की स्पीड के बढ़ने का कोई इफेक्ट ही ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ सोचना पड़ता है, 700 तक ही बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है इसे। ऑप्टिमम टेम्परेचर मींस होता है जो आपके फेवर में हो टेम्परेचर। ज्यादा बढ़ा दोगे प्रोडक्ट का अमाउंट इतना कम हो जाएगा कि इंक्रीज ऑफ रिएक्शन की स्पीड से कोई इतना मेजर इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर का इफेक्ट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। इस इफेक्ट को हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं जब हम कोलिजन थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं, तो उसमें हम टेम्परेचर ग्राफ के थ्रू, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ के थ्रू अलग अलग तरीके से हम इसको अच्छे से समझते हैं। अभी सिर्फ हमारे पास यही रिलेशन है कि हम लोग रेट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के मानेंगे। और जनरली ये चीज ऑब्जर्व करी गई, जो कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। जनरली जब बोला जा रहा है तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। ज्यादातर ऐसा होता है, वो हम यहां पे एक लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो जनरली विद राइज इन with 10 degree rise in temperature, generally with 10 degree rise in temperature, rate of reaction becomes double, ठीक है। जनरली होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, और ये डबल भी पूरी तरह नहीं है, अप्रोक्सीमेटली डबल बोलेंगे हम, कि एग्जैक्ट डबल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली हमने क्या ऑब्जर्व करा कि डबल हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमने यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है कि 10 डिग्री राइज हुआ, 280 था 290 हो गया, हमने टाइम आधा कर दिया, ठीक है। तो हम यही चीज लेते हुए चल रहे हैं यहाँ पे कि रेट 10 डिग्री राइज पे हमने क्या ऑब्जर्व करा। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस ऑब्जर्वेशन के बारे में कि ये ऑब्जर्वेशन कैसे 10 डिग्री राइज पे कितना रेट बढ़ना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन। सो नेक्स्ट देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा लोगे, रिएक्टेंट जितना ज्यादा लोगे उतनी ही जल्दी रिएक्शन होगी, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेसिकली होता क्या है कि आपने अगर कंसंट्रेशन ज्यादा ली है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर पाए, उनका जो प्रोबेबिलिटी है रिएक्शन करने की वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझेंगे। तो हमने फर्स्ट कंटेनर जो लिया, उस कंटेनर में हमने कम अमाउंट ले रखा है रिएक्टेंट का। जैसे आपने वाटर के अंदर NaCl डाला बहुत कम अमाउंट में, तो NaCl कुछ इस टाइप का होगा, ये है, ठीक है। हम बोल देते हैं ये A है और ये B है। रिएक्शन होनी है A + B गिव्स C, दोनों में। अब A जब B से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। यानी कि जब वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और इनको रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलाइड होना पड़ेगा। यहां पे कोलिजन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं बिकॉज बाकी स्पेस बहुत है। बट जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे, ठीक है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो क्या है, ए और बी एक दूसरे से बार बार कोलाइड होते जा रहे हैं, बार बार रिएक्ट करते जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ज्यादा अमाउंट ज्यादा जल्दी आपस में वो रिएक्ट करेंगे। यहां पर रिएक्ट करने के लिए इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से या इस पार्टिकल से
जाकर स्ट्राइक करना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, पार्टिकल इतने क्लोज हैं कि वो एक दूसरे से स्ट्राइक कर ही जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए जितना अमाउंट आप ज्यादा लोगे उतना रेट बढ़ जाएगा। बाकी कंसंट्रेशन के इफेक्ट को अच्छे से डिस्कस हम लोग करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। इसकी पूरी डिटेल में हम एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़ेंगे, तो ये तभी डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। वहीं पे हम इसके इफेक्ट को पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। थ्योरेटिकली यही है, एक्सप्रेशन क्या होगी, क्या क्या इसमें और चीजें आएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये तो हमें डिस्कस करना ही है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटलिस्ट। नाउ कैटलिस्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट एक आपके पास डी या एफ ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जनरली, या उनके ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में इंटरफेयर किए बिना रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जब भी आप किसी रिएक्शन के अंदर डालते हो, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बट इसमें दो अच्छी चीजें हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हैं? विदाउट, फर्स्ट क्या करता है, विदाउट इंटरफेयरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करता। दूसरी चीज, विदाउट डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम, विदाउट डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम। जैसे आपने टेम्परेचर के इफेक्ट को समझा था, उसमें एक्सो और एंडोथर्मिक में हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि जब हमने रिएक्शन 280 पे करी तो 50% बन रहा है, 290 पे करी तो 40%। वो क्या था? वो था कि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा था उसको चेंज कर दिया। बट कैटलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। कैटलिस्ट डालोगे, वो क्या करेगा, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इतने बिल्कुल सेम एक्सटेंट से बढ़ाता है कि बस रिएक्शन जल्दी होगी, ना तो रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज आएगा, कोई डिफरेंस आएगा, और ना ही उसके अमाउंट में कोई डिफरेंस आएगा कि अगर 50% या 40% प्रोडक्ट बनता है तो उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। बस इतना होगा कि रिएक्शन जो 2 घंटे में हो रही है वो 1 घंटे में हो जाएगी, या उससे भी कम टाइम में हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हेबर्स प्रोसेस के अंदर अगेन एक मेटल डालते हैं। हेबर्स प्रोसेस में आपने देखा होगा कि आप H2 इंटू गिव्स 2NH3 ये रिएक्शन करते हो, तो इसमें आप आयरन डालते हो। यहाँ पे आयरन क्या है, आयरन वहां पे एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। जनरली ध्यान देना, जनरली ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं। कैटलिस्ट कौन होते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स। या तो मेटल्स होंगे या उनके ऑक्साइड्स होंगे, जैसे V2O5 हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। आप जो भी कैटलिस्ट आपने सुना होगा आज तक, वो सारे के सारे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे या तो उनके ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। कैटलिस्ट का इफेक्ट अगेन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लेंगे। तो कैटलिस्ट के इफेक्ट को भी वहां पे अच्छे से हम ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे कैटलिस्ट एक्चुअली क्या काम करता है, कैसे इसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा, रीजन क्या है, ठीक है। रीजन क्या है कि कैटलिस्ट डालते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। यहां पे सिर्फ हमने एक क्वालिटेटिव रिलेशन पढ़ा है कि कैटलिस्ट डालोगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बस इतना हमें अभी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इफेक्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया में बहुत वही सिंपल चीज जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? सरफेस एरिया के बढ़ने से एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स इंक्रीज हो जाता है,
जिससे वो जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। अब यही चीज जो मैंने बोली है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि ए बी आपस में रिएक्ट करके सी बनाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल पता है क्या था? ये जो हमने डिसोल्यूशन ऑफ शुगर पढ़ा था कि जब हम बिल्कुल उसको फाइनली डिवाइडेड करके डालते हैं तो आप देखते हो कि जल्दी वो डिसॉल्व हो रहा है उसमें, तो वो सरफेस एरिया का ही एग्जांपल था। और ऊपर भी जो आयरन है हेबर्स प्रोसेस में आप आयरन सिंपली नहीं लेते, आप वहां पे देखना लिखा होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन, तो आपने सरफेस एरिया इंक्रीज करा है वो, ठीक है। तो फाइनली डिवाइडेड कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट है वो देखो। सो देखिए ए और बी है, रिएक्ट करके सी बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ए और बी देखा। ए और बी जब आपका प्रेजेंट होगा, सपोज करते हैं सॉलिड है दोनों, जब प्रेजेंट होगा तो ए कुछ इस टाइप का होगा कि ए के पार्टिकल्स ये रहे, ठीक है, ये हो गए ए के पार्टिकल्स, ए के, ठीक है, और ये हैं बी के पार्टिकल्स। अब ए के पार्टिकल जब बी के पार्टिकल से रिएक्ट करेंगे तभी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमने ध्यान से देखना, जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, पहले सरफेस पे सिर्फ यही पार्टिकल प्रेजेंट है, इसके सरफेस पे यही पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम और भी देखें तो ये आगे पार्टिकल्स चलते जाएंगे, तो जो बीच में पार्टिकल्स बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल्स आपके पास आ गए, ये आ गया, ये इनिशियली रिएक्शन शुरू कर ही नहीं सकते बिकॉज ये बी के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं। थोड़ा इसको और नीचे बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको हमने यहाँ बना लिया नीचे और पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स को देखो, ये जो पार्टिकल है कि ये पार्टिकल बी के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाएगा। अगर ये वाले पार्टिकल रिएक्ट करते हैं पहले, फिर ये रिएक्ट करते हैं, तब जाके इसका नंबर आएगा। यानी कि लाइन वाइज लाइन नंबर आएगा सबका, कि पहले एक पार्टिकल रिएक्ट कर रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अभी सिर्फ वही रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब वो रिएक्शन करेंगे तब उसके नीचे वाला सरफेस वाले पार्टिकल्स आएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, फिर उसके नीचे वाले आएंगे, वो रिएक्ट करेंगे। डायरेक्टली एक साथ सारे रिएक्ट नहीं कर सकते, और अगर एक साथ सारे रिएक्ट नहीं कर रहे तो रिएक्शन स्लोली होगी। वहीं पे अब मैंने क्या करा, ये जो पार्टिकल है इनको बिल्कुल तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से क्या हुआ, ध्यान देना, बिल्कुल सेपरेट कर दिया मैंने इनको, चूरा चूरा कर दिया। फाइनली डिवाइडेड, जो वर्ड हम बोलते हैं ना फाइनली डिवाइडेड, उसका मीनिंग तो बिल्कुल हमने ऐसे कर दिया। अब क्या है, सरफेस, इसका पूरा सरफेस फ्री है रिएक्ट करने के लिए, तो सरफेस एरिया ओवरऑल हमने इंक्रीज कर दिया हर एक पार्टिकल का। अब ये जो पार्टिकल था वो पूरी तरह से बाइंडेड नहीं है, उसका सरफेस फ्री है पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए। तो फाइनली डिवाइडेड जो टर्म है वो इसलिए है क्योंकि जब आप फाइनली डिवाइडेड उसको तोड़ देते हो बिल्कुल ही, तो हर एक पार्टिकल का सरफेस फ्री होता है रिएक्ट करने के लिए। अब ऐसे ही बी के पार्टिकल्स का भी सरफेस फ्री हो जाएगा। तो अब क्या है, जैसे ही रिएक्शन में आप दोनों को डालोगे सारे पार्टिकल एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और जब सारे पार्टिकल एक साथ एक ही टाइम में रिएक्ट कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। और सरफेस एरिया बढ़ाना कैसे, आपको बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास सरफेस एरिया बढ़ाने के। आपके पास अगर कोई मेटल का ब्लॉक है उसे बिल्कुल एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दो, उसके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बिकॉज थिन शीट से क्या होगा, थिन शीट से क्या होगा, जैसे आपके पास एक मेटल का ब्लॉक है ये, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं इस टाइप से, ये, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब देखो इसके जो पार्टिकल्स हैं आपको दिख रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली रिएक्शन के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप इसको बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट कर दोगे तो हर पार्टिकल ऐसे सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आते ही क्या हुआ, वो एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। या बिल्कुल तोड़ दो फाइनली डिवाइडेड, ठीक है, तब भी उसके पार्टिकल्स ऐसे रिएक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज हमें समझनी है कि सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, जिस वजह से वो रिएक्शन जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आपकी आएगी ना, उस वीडियो में हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करते चलेंगे पहले, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है 6th
विच इज एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब ये हर एक रिएक्शन के लिए नहीं वैलिड है, ये वाला जो हम लास्ट पढ़ रहे हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये कुछ रिएक्शंस के लिए वैलिड है, और जिन रिएक्शंस के लिए वैलिड है उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में बहुत जल्दी हो जाती हैं और डार्क में बहुत ही स्लोली होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो कि रेडिएशन पर डिपेंड करती हैं, यानी कि जो कि जैसे उसको लाइट मिलेगी, लाइट के मिलने से उनका रेट, लाइट अगर आप दे रहे हो तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सारी रिएक्शंस नहीं होती, ध्यान देना इस बात पे। जिन रिएक्शंस पे आप कभी कभी लिखते हो ना HNU या सनलाइट, उन रिएक्शंस की यहां पर बात करी जा रही है, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। तो ये रिएक्शन अगर आप करवाते हो दो डिफरेंट कंडीशंस में, एक बार आपने क्या करा, इस रिएक्शन को डार्क में करवाया, बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट नहीं आ रही, और एक बार आपने इसको लाइट में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में करवा दिया, तो आप देखोगे कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, अदरवाइज रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। तो कई रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वही सेम बात आ गई नेचर वाले में कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए वो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज in some reactions light energy is required to break bond। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए होती है, और उस रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये हो गए आपके सारे फैक्टर्स जिन जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर में, थोड़ी देर चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपके वो रिपीट होंगे। जैसे कंसंट्रेशन वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर वाला है वो भी आगे लेक्चर्स में आएगा, और कैटलिस्ट वाला है ये भी आगे लेक्चर्स में आएगा। तो ये तीन जो हैं, जो मेजर चीजें, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ के थ्रू भी करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।